यतीम हुआ इंजीनियर रशीद की क़यादत के अंदर की बिखारा लगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ इन दरिंदों को नेशनल कॉन्फ्रेंस है पे इलेक्शन लड़ रहा है, क्यों तब भी उसको छोड़ा जाए। वो कश्मीरी भी नहीं मानता। 6 महीने में 6 पार्टियां बदल डाली। वादिये कश्मीर के जिला बांडीपुरा में और बांडीपुरा से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त अगर बात की जाए तो हमारे आसपास पीछे आप देख रहे हैं खूबसूरत नजारा और चित्रनाग जिसे कहा जाता है वहां पर मौजूद है। और हमारे साथ आज एक खास शख्सियत, एक खास जवान हमारे साथ बातचीत के लिए है। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जो है समाजवादी पार्टी के, उनसे आज बातचीत करेंगे और बड़े मुद्दों पे बात होगी, क्योंकि एक यंग लीडर का आना कितना जरूरी होता है, एक यंग लीडर कितनी दौड़ धूप कर सकता है, एक यंग लीडर जो है लोगों के लिए कितना लड़ सकता है। इन सब मुद्दों को लेकर और कश्मीर की बात को लेकर, कश्मीर की सियासत को लेकर, कश्मीर की पॉलिटिशियन को लेकर, कश्मीर के पॉलिटिक्स जो बड़े बड़े लीडर है, नेता है, उनको लेकर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जुनेद साहब है। जुनेद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में और जानना चाहेंगे कि कश्मीर की सियासत को अगर देखा जाए और फिर कश्मीर को देखा जाए कुदरती हुस्न से माला माल, और अभी तक जिस जगह हम खड़े हैं और ये जगह जो है एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन अभी तक जो है इस चीज को भी नजरअंदाज किया गया है। गुरेज की बात की जाए वो भी नजरअंदाज किया गया है। हमने लोगों से बात की जाए, वुलर की बात की जाए और खूबसूरत जगह वो भी है, उसको भी अभी तक जो है सभी सियासतदानों ने नजरअंदाज किया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और बहुत दूर से आप आए हैं। आपके सवाल में 2-3 सवाल हैं, जो आपने एक सवाल बना के पूछा है उसमें 2-3 सवाल है और मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात ये कि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो मुल्क भर की बाकी रियासतों की पॉलिटिक्स से थोड़ी डिफरेंट है, उसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है हमारी पॉलिटिक्स में। दूसरा, जो आपने कहा कि यहाँ की खूबसूरती के बारे में, जनाब मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी खूबसूरती जिसको पहले ही जन्नत का दर्जा मिला है, ऐसी खूबसूरती आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन आज भी 2024 जब आ चुका है, आज भी टूरिज्म के नक्शे से मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, वो महरूम है। आप देखिए जिस जगह पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, इसको बोलते हैं चितरनार। ये इतनी खूबसूरत जगह है जो कि टूरिज्म के नक्शे पे होना बहुत जरूरी है, लेकिन सियासी तौर पे आज तक बांडीपोरा के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है, जिस वजह से ना तो हमारा डेवलपमेंट हो पाया और ना ही हमें हमारे टूरिज्म को फरोग मिला। क्योंकि आज तक हमारे पास जो भी थी वो रिवायती सियासत थी, रिवायती सियासतदान हम पे राज कर रहे थे। लेकिन अब 2024 की जो सियासत है इसमें बहुत बड़ा अंतर है, अब बहुत बड़ा फर्क हमें नजर आ रहा है। क्योंकि जो हमने लोकसभा इलेक्शन अभी 2024 के हुए, उसमें आपने देखा जो नौजवान कौम है, जो नौजवान तबका है, उन्होंने अब सियासत को समझा है, उन्होंने सियासत को अब अच्छी तरीके से समझा है और वो जानते हैं कि डेवलपमेंट पे अब सियासत होनी चाहिए, टूरिज्म पे सियासत होनी चाहिए, बेरोजगारी पे सियासत होनी चाहिए, और ये रिवायती सियासत में अब वो हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल 2024 का इलेक्शन है, जो कि पिछले 35 सालों का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया उस इलेक्शन ने। और इसी तरह अब असेंबली इलेक्शन सर पे हैं, 2 फेजेस हो चुके हैं, तीसरा फेज 2 दिन के बाद आने वाला है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार खुसूसन बांडीपोरा का जो नौजवान होगा वो बहुत सोच समझ के अपना वोट देगा। वो इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट बांडीपोरा में खड़ा है, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब, जो कि हाफिज कुरान है, प्रोफेसर है, PhD स्कॉलर है, बहुत विजनरी बंदा है। और इस वक्त वो आपको मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब बढ़त चेहरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा बड़े बड़े लीडर, अल्ताफ बुखारी साहब, बड़े लीडर, बड़ी पार्टी, बड़े बड़े दावे, और आप समाजवादी पार्टी और आपका कैंडिडेट जो है डॉक्टर मुस्तफा साहब, जिस तरह से आपने कहा, वो जो है समाजवादी पार्टी में आए। क्या आज तक जो सियासत रही कश्मीर में, क्या उन्होंने इन चीजों को नजरअंदाज किया? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं और आपने चुना, और वो भी समाजवादी पार्टी, अखिलेश साहब की पार्टी, जो यूपी या बाहर के स्टेटों में रही, और जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है बांडीपुरा में पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट जो है ग्राउंड में है।
बिल्कुल हकीकत है, समाजवादी पार्टी की ये फर्स्ट टाइम एंट्री है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। लेकिन हम जानते हैं, आज का यूथ जानता है, समाजवादी पार्टी वो आवाज है जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवाज भाजपा के मुखालिफ है, जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवाज इन दरिंदों के खिलाफ है, जिन्होंने, जब आपको याद होगा, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो मुलायम सिंह यादव जी वो पहला बंदा था जिसने आवाज उठाई थी इसके खिलाफ। और इस वक्त समाजवादी पार्टी ने जो बदलाव दिया है यूपी के अंदर, लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो 37 रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने भेजे हैं पार्लियामेंट, उसकी एक क्लियर मैसेज है कि समाजवादी पार्टी ही वो आवाज है जो यूथ को आगे ला सकती है। और आप देखिए उनके 37 एमएलए में, 37 एमपीज में आप देखिए यूथ का कितना बड़ा हाथ है, कितने नौजवानों को उन्होंने टिकट दिया है। वो इस रिवायती सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, समाजवादी पार्टी की सियासत रिवायती सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हमें पूरा यकीन है समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो पे, उनकी आइडियोलॉजी पे, जो कि पूरे मुल्क भर में काम कर रही है और हमेशा से कश्मीरियों की आवाज बन के वो हमेशा मुल्क भर में खड़े हुए हैं। और रही बात आपके दूसरे सवाल की, आपने कहा यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, अल्ताफ बुखारी साहब है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2024 में खड़ा रह के आज कह रहा हूं कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है, डेवलपमेंट जीरो है, टूरिज्म जीरो है, इसको नक्शे पे नहीं लाया गया, किसकी हुकूमत थी? इसी फारूक अब्दुल्ला की तो हुकूमत रही थी, इसी उमर अब्दुल्ला की तो हुकूमत रही थी। क्या उमर अब्दुल्ला भाजपा के अंदर मिनिस्टर नहीं बना था? क्यों बना था? अगर वो आज भाजपा के मुखालिफ था, उस वक्त उसने मिनिस्ट्री कैसे एक्सेप्ट कर ली? आप उठा के हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। फारूक अब्दुल्ला ही वो शख्स है जिसका दौर आज भी सबसे वर्स्ट दौर माना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। लाखों को मौत के घाट उतार दिया इसी एनसी ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर। फारूक अब्दुल्ला, मैं उसको खुद कहता हूं, बीइंग एज अ यंग पॉलिटिशियन, मैं उसको कहता हूं ही इज द बचर ऑफ कश्मीर। वो कश्मीरियों का कसाई है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पोटा किसने लाया? यहाँ पीएसए किसने लाया? यहाँ यूएपीए किसने लाया? ये वही शख्स है जिसने इखवान को यहाँ जगह दी। किसने इखवान को बनाया? मैं आज फारूक अब्दुल्ला को आपके कैमरा की वसादत से मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, वो मुझे साबित करके दे कि इखवान को जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बनाया। अगर ये साबित हो जाए, पापा कश्तवाड़ी कोकपरे को उसने नहीं बनाया, मैं ताउम्र सियासत से संन्यास लूंगा या तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन करूंगा अगर ये साबित हो जाए कि फारूक अब्दुल्ला ने इखवान को अपने फायदे के लिए नहीं बनाया। 87 की रिगिंग किसने की? यहाँ एक बंदा जो इनका चीफ एजेंट हुआ करता था, यासीन मलिक, आज जेल काट रहा है, उसको टेररिस्ट किसने बनाया? उसको गन उठाने पे मजबूर किसने किया? अरे मौलवी यूसुफ तो इलेक्शन लड़ रहा है, आपने उसको सैयद सलाउद्दीन बना के पाकिस्तान भेज दिया। ये वही एनसी है। किस मुंह से आज एनसी लोगों के सामने बात करने के लिए आ रही है? मुझे बताइए। पहले एनसी को कहो कि अपने पुराने सालों का हिसाब दो, जो 27 साल से लेकर ज्यादा आपने हम पे चढ़ाई की है। हुकूमत नहीं, वो जबरदस्ती का कब्जा था एनसी का, क्योंकि हमेशा एनसी के इलेक्शंस में रिगिंग हुआ कर रही थी। इनको कहिए कि पहले अपने पुराने कर्मों का हिसाब दें, फिर वो लोगों के सामने आए। यही उमर अब्दुल्ला कल तक कह रहा था मैं यूटी के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज 2-2 सीट्स पे लड़ रहा है। क्यों? फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा उमर अब्दुल्ला अगर इलेक्शन जीता तो मैं यहां से असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा। अरे मेरी जान, गवर्नमेंट 20-60 साल के बाद रिटायर कर देती है, कहती है कि अब आप में कुव्वत नहीं रही। अब ये 90 साल का हो चुका है बंदा और आज भी हमारे सर पे चढ़ के नाच रहा है। अरे मैं इसको कह रहा हूं, जाके उम्रा कर ले, तौबा कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, जो आज तक नमाजें नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ ले और कहीं पे जाके तौबा कर ले और यंग पॉलिटिशियंस को आने का मौका दो सामने। वो कहां गया? ये उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कहा था मैं यूटी की असेंबली में कभी कदम ही नहीं रखूंगा, आज 2-2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहा है। क्यों? उमर अब्दुल्ला साहब को कहिए ना कि आप जो पिछले 5 साल आपने गुजारे हैं, 2013 तक आपने एज चीफ मिनिस्टर गुजारे हैं, उन 5 सालों का हिसाब दो। एज ए यंग अगर बात की जाए, आप एक जवान हैं और एक और चेहरा यहाँ पर आया है और ये भी बताया जा रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में अफवाहें हैं कि इंजीनियर रशीद जो है एनसी को और बाकी पार्टीज को यहाँ से कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि क्या इंजीनियर रशीद की ये भी अफवाहें हैं कि वो जो है भाजपा के साथ जो है कहीं ना कहीं टच में है? दैट वाज वंस अ सोडा वाटर। इंजीनियर रशीद वाज वंस अ सोडा वाटर, वो गया, ठीक है। उसको सबसे ज्यादा वोट 42,000 वोट एमपी इलेक्शन में इसी बांडीपोरा से मिला। आज उसको 20 दिन हो गए जेल से आए हुए, उसने बांडीपोरा की एक भी विजिट की? ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल वोट था जो इंजीनियर रशीद को मिला, ये सिर्फ बहकावे का वोट था जो इंजीनियर रशीद को मिला। मुझे एक बात बताइए, जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, वो किस बुनियाद पर लड़ा जाता है? वो लड़ा जाता है मैनिफेस्टो की बुनियाद पे कि ये रिप्रेजेंटेटिव, ये लीडर इस कौम को देगा क्या। कहां है इंजीनियर रशीद का लोकसभा का मैनिफेस्टो? दिखाओ ना। 7 दिन के अंदर उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज किया वो सारा इमोशनल
ब्लैकमेलिंग था ना, तिहाड़ का बदला जेल से। आप तिहाड़ का बदला वोट से कैसे ले सकते हो? सॉरी, आप तिहाड़ का बदला वोट से कैसे ले सकते हो? तिहाड़ से बंदा तब तक नहीं निकल सकता जब तक उसको कोर्ट बेगुनाह साबित ना कर दे। आपका वोट उसको बेगुनाह कैसे साबित कर सकता है? मेरे लिए इंजीनियर रशीद उस दिन बेगुनाह होगा जिस दिन उसको सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई ये बेगुनाह है। जब तक उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो बेगुनाह नहीं है। सिंपल सी बात है। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है, या तो एनआईए झूठ बोल रही है, या तो सीबीआई झूठ बोल रही है, या तो इंजीनियर रशीद झूठ बोल रहा है। ये हमें डिसाइड करना है ना, दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। ये भी जानना चाहते हैं कि जब इंजीनियर रशीद जेल में था, इससे पहले भी तो उसको रिहा कर सकते थे, उससे इससे पहले भी तो उसको जमानत मिल सकती थी, वो उसको बेल मिल सकती थी, कुछ दिनों के लिए वो बाहर आ सकता था। लेकिन एन वक्त जब इलेक्शन जो है सिर पे है, कंपाइनिंग का टाइम है, तो उसी वक्त इंजीनियर रशीद बाहर आया। इसका थोड़ा सा खुलासा करेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात 100% हकीकत है और जो आपने सुना है वो भी हकीकत है। अगर इस बंदे को इलेक्शन ही लड़वाना था प्रॉक्सी करके या पीछे के दरवाजे से, तो वो लोकसभा में भी उसको छोड़ा जा सकता था, या जब उसने इलेक्शन जीता तब भी उसको छोड़ा जा सकता था। आपने देखा उसको ऑथ सेरेमनी के लिए 1 महीने के बाद छोड़ा गया, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे नहीं छोड़ा गया। तो आज असेंबली इलेक्शन के टाइम पे क्यों बेल मिली, ये तो मुझे बताइए ना कोई। इसके घर वाले, इसने, आपको याद होगा, इसने खुद कहा था पिछले इलेक्शन में कि जब तक मैं हूं तब तक मेरे खानदान से कोई भी बंदा सियासत में नहीं आएगा। आज इसके रहते हुए 4 बंदे आए। इसके भाई ने तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आज हमारा यूथ, हमारा नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और इलेक्शन लड़ रहा है। क्यों, किस बेसिस पे? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि इनको पीछे से बैक किया जा रहा है यहां का वोट डिवाइड करने के लिए, नथिंग एल्स। ये सिंपल सी बात होगी। जब इसने इलेक्शन जीता था मैंने तब भी कहा कि नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट के अंदर 5 सालों के लिए यतीम हुआ इंजीनियर रशीद की क़यादत के अंदर। इंजीनियर रशीद का ये भी कहना है को फिर से तिहाड़ चला जाएगा। 1 तक इसकी बेल है, 2-3 को ये फिर से तिहाड़ चला जाएगा और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो भी बात खत्म 5 साल के लिए। ये भी अब बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद का ये भी कहना है कि हम जो है आर्टिकल को वापस लाएंगे, दफा 370 जो है उसको वापस लाएंगे, और मैं जो जीत के सीट जो है मेरे पास होंगी वो मैं उस पार्टी को दूंगा जो इस चीज के लिए 370 के लिए फाइट करेगी। मुझे एक बात बताइए, अगर इंजीनियर रशीद साहब को 370 के लिए ही लड़ना होता, जब 370 के अंदर तरमीम्स की जाती थी, उस बिल के अंदर चेंजेस लाई जा रही थी, उन दिनों ये बंदा एमएलए था, असेंबली के अंदर ये बैठा था, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर। इन लोगों ने औथ ली थी 370 के ऊपर। उन दिनों इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? आज जब 370 की बिल मंजूर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वाज़ेह डिसीजन दे दिया है, आज कहां से वापस लाएगा इंजीनियर रशीद 370 को? या तो वो सीधे कहे ना कि भाजपा 370 को वापस देगी तो मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूं, या तो ये ड्रामा ना करे। ये कश्मीरियों को, बिलखुसूस हमारे यूथ को बहकाने का ड्रामा है ये जो ये 2-3 पार्टियां कर रही हैं। उस वक्त भी ये भी एक आखिरी सवाल रहेगा, उस वक्त भी जो है सियासत थी, सरकार थी जम्मू कश्मीर में, असेंबलियां हुआ करती थी, असेंबली में लोग जो है अपने अपने राय रखते थे, अपने मुद्दे उठाते थे, और उस वक्त आर्टिकल था लेकिन उस वक्त मजबूत नहीं किया गया, और जो है सिर्फ नाम का था, खोखला कर दिया था, और सभी बहुत सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर थे। उन सब के लिए क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, जितने भी हमारे आज तक के पॉलिटिशियंस रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, वो पीडीपी से हैं, वो पीसी से हैं, वो अब ये जो नई इनकी प्रॉक्सीज बनी है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं। 2014 में हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन। अब 2024 में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर 2 खित्तों से बनता है, एक जम्मू एक कश्मीर। जम्मू के अंदर कितनी नई पार्टीज बनी? एक भी नहीं। यही 3 पार्टीज वहां पे हैं जो पहले से थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और उनकी अपनी पैंथर्स पार्टी वहां हुआ करती थी। आप कश्मीर को देखिए, कश्मीर में 2014 से लेकर आज 2024 तक कम से कम 20 नई पार्टीज बनी। किसने बनाई? क्यों बनी? एक बंदा वहां श्रीनगर में बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं आम कश्मीरी हूं। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है मैं आम कश्मीरी हूं। मुझे उस आम कश्मीरी से पूछो ना, जब आप पीडीपी बीजेपी हुकूमत में डबल मिनिस्ट्री पे थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी था, हसीब द्राबू को हटा के अल्ताफ बुखारी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बनाया गया था, तब कहां था कश्मीरियों का दर? तब तो ये आम कश्मीरी नहीं था। आज Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके बंदा आम कश्मीरी है। ये छला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या कोई भी हो,
सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को वोट के नाम पे छाला जा रहा है और कुछ भी नहीं। बाकी इन लोगों का ना तो कोई अर्ज है ना तो कोई गर्ज है, ये करेंगे वही जो इन्होंने आज तक किया है और कुछ भी नहीं। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को धोखा दिया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीर जो अल्ताफ साहब बुखारी हैं, जब यहाँ पर हालात ठीक नहीं थे, खराब चल रहे थे कश्मीर में, तो उस वक्त जो है उनको भाजपा की तरफ से दिल्ली बुलाया गया और वहां से आते ही उनने पार्टी का ऐलान कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बिल पार्लियामेंट में लाई गई, उससे 2 दिन पहले यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई, कॉल्स कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज बंद कर दी गई। सभी पॉलिटिशियंस को, जो भी थे, अच्छा बुरा जो भी थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, बंद थे। अल्ताफ बुखारी बंद था? अल्ताफ बुखारी था कहां पे? मुझे सिर्फ इतना बताइए। ये यहां हमारे पॉलिटिशियंस को 14 महीने के बाद छोड़ा गया, उसने तब तक 14 महीने में एक नई पार्टी बना डाली। कहां था ये बंदा? अगर ये पॉलिटिशियन है, ये वाकई कश्मीरी है, मैं तो इसको कश्मीरी भी नहीं मानता हूं। पता नहीं मुझे कहां से आया है। ही इज नॉट ए कश्मीरी, ही डजंट बिलोंग टू अस, ही डजंट रिप्रेजेंट आवर आइडियोलॉजी, ही इज ए डिफरेंट पीपल। आई डोंट नो वेयर ही इज कमिंग एंड व्हाट इज हिज मोटिव टू बी हियर। वो मैं उसको यहाँ का मैं उसको नहीं मानता हूं या वो कश्मीरी है। अगर वो कश्मीरी होता तो उसके दिल में कश्मीरियों का दुख दर्द होता। जो बंदा, जब यहाँ पे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन चल रहा था, सारे पॉलिटिशियंस बंद थे, ये बंदा दिल्ली में ऐश कर रहा था और वहीं से पार्टी का आगाज करके आया है। और इसने ऑन कैमरा कहा पिछले इलेक्शंस में कि अगर मुझे भाजपा के साथ हाथ मिलाना पड़े गवर्नमेंट बनाने के लिए तो मैं मिलाऊंगा। ही इज अ प्रॉक्सी ऑफ बीजेपी, नथिंग एल्स। अल्ताफ बुखारी इज अ प्रॉक्सी ऑफ बीजेपी, नथिंग एल्स। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपको याद दिलाऊंगा मैं, जिसमें रैना जी ने बताया था कि अगर यहाँ पर फूल नहीं खिलेगा तो फिर बैट बॉल चलेगा। हकीकत है जी, हकीकत है। बैट ऑलरेडी उन्होंने एक बंदे को दे दिया है, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉन कश्मीरी, ठीक है, जो सेंटर की बैक पे चल रहा है, सेंटर की बैक पे नाच रहा है, ठीक है। और बॉल तो यहाँ इन्होंने किसी को नहीं दी, लेकिन बॉल की शेप में इन्होंने सेब दिया हुआ है। आप ये सेब क्या है? जी, सेब वही है जो हमारी एक और पार्टी है, लेड बाई सजाद गनी लोन साहब, ठीक है। तो यही बैट बॉल चल रहा है। मैंने कहा ये प्रॉक्सीज जो चल रही, आप इस वक्त का इलेक्शन देखिए, 2024 का इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 19 कैंडिडेट खड़े हैं। 1,15,000 वोट्स पे आप 19 कैंडिडेट खड़े कर रहे हो, हर एक प्रॉक्सी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है। इन्होंने कहा यहाँ की टिकट हम देंगे कांग्रेस को मिली, और वहां से एनसी ने अपना प्रॉक्सी ऑलरेडी खड़ा कर दिया हुआ है। तो ये कौन सा अलायंस है? ये कौन सा? वो अब इन्होंने नाम दिया फ्रेंडली अलायंस। कहीं कहीं जो मुझे एक बात है, अगर सियासत है तो फ्रेंडली अलायंस कहां से हुआ? सियासत में फ्रेंडली अलायंस नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस एनसी अलायंस ने भी हमारे साथ इस्तेसाल किया है बिलखुसूस इस इलेक्शन। नहीं, ये तो ये बता रहे हैं कि हम भाजपा को यहाँ से बाहर करेंगे, अलायंस बनाएंगे और उनको यहाँ से हराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है मैं पीडीपी के साथ कभी अलायंस नहीं करूंगा। पीडीपी कह रही है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस किसके साथ करना है? भाजपा ही बचती है ना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलायंस के लिए बंदा ढूंढना है, किसको करेगी? वो ऑलरेडी एक दफा कर चुका है और उसमें कुछ नया नहीं है। अब अगर कल को महबूबा मुफ्ती वापस उनके साथ हाथ मिलाती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। दैट इज हिज गेम। she always dare to play these games with the blood of Kashmiris, और वो आगे भी करती रहेगी, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वही चीफ मिनिस्टर थी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिसने होम मिनिस्टर के साइड में रह के कहा था कि दमाल हांजीपोरा में 15 साल का लड़का क्या कैंप में दूध लेने गया था। मुझे इससे कोई उम्मीद ही नहीं है, मुझे ऐसे पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद ही नहीं है। इन्होंने किया कि उन्होंने अपने घर बनाए। मुझे ऐसे पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद नहीं है जो पॉलिटिशियन है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो लीडर बनना चाहते हैं, जो रहनुमा बनना चाहते हैं, जो कौम को आगे लेके जाएंगे। सवाल जुनेद साहब, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वहां पर अलायंस का कैंडिडेट खड़ा है, उनसे भी हमारी बात हुई, बहुत सारी चीजों पे उनने भी रोशनी डाली, लेकिन किस नजरिए से आप तो अलायंस के खिलाफ बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अलायंस ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है, और लेकिन उस बंदे को जो कैंडिडेट मैदान में है उसके साथ बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं और आने वाले कल में वो जीत दर्ज करेंगे। लोग उसके साथ लोग बता रहे हैं, अफवाहें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली कर दूं कि एनसी कांग्रेस की अलायंस जम्मू बांडीपोरा सीट नहीं जीतने वाली है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जो इन्होंने, आप देखिए लेवल ऑफ मेंटेलिटी, एनसी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, दोनों के कैडर बांडीपोरा में है, दोनों की टीम्स बांडीपोरा में है। एनसी ने
ना अपने बांडीपोरा के कैडर में से किसी को ये टिकट दी, ना कांग्रेस ने बांडीपोरा के कैडर में किसी को टिकट दी। तो फिर उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दी जो गिरगित से भी बदतर है। मुझे खुद पर्सनली इस शख्स और गिरगित में कोई फर्क नहीं। ये वो शख्स है जिसने 6 महीने में 6 पार्टियां बदल डाली। ये वो शख्स है जो पीसी में जाता है, फिर पीडीपी में आता है तो घर वापसी, फिर वापस पीसी में जाता है तो घर वापसी, फिर वापस पीडीपी में आता है तो घर वापसी। बहुत सारे घर आज बिल्कुल बिल्कुल इसके बहुत सारे घर हैं। और आज देखिए, मैं अदबन इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, खुदारा अब सोचिए। निजाम साहब हमने आपको 2 मौके दिए, उस्मान साहब हमने आपको 2 मौके दिए, नेशनल वालों हमने आपको 3 मौके दिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको पता है कि हमें वही करना है, आपको मिल रही है एमएलए की पेंशन 80,000 पर महीना आपके घर आ रहा है, खर्चो, ऐश करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन यंग पॉलिटिशियन को सामने आने दो। आप देखिए, ये बंदा जो गिरगित की तरह रोज रंग बदलता है, अब उसने फिर से ना वो एनसी का है ना वो कांग्रेस का है। पता नहीं ये करिश्मा हुआ कैसे कि उसने रातों रात फॉर्म भरने से 2 दिन पहले उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उसको एनसी कांग्रेस की टिकट मिल गई। इट इज रियली सरप्राइजिंग फॉर द होल कैडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फॉर द होल कैडर ऑफ कांग्रेस कि ये धोखा, मैं पहले ये धोखा बांडीपोरा के अंदर एनसी कैडर के साथ है, फिर ये धोखा बांडीपोरा के अंदर कांग्रेस कैडर के साथ है, फिर ये बांडीपोरा के लोगों के साथ है। मतलब सभी लोगों, दोनों पार्टीज के लोगों के साथ जो वोटर हैं उनके साथ। और इसी वजह से ना तो इस बंदे को एनसी का कोई बंदा वोट डालेगा, ना तो इस बंदे को कांग्रेस का वोट कोई डालेगा। मैं बताता हूं क्यों। ये वही शख्स है जो आज तक एनसी और कांग्रेस के खिलाफ मुखालिफ रहा है। मुझे आज भी अच्छे से याद है 2014 का जब इलेक्शन था, मैं छोटा था, मेरे पास उन दिनों वोट भी नहीं था, मैं छोटा था, तो ये कैंपेन करने आया हमारे मोहल्ले में। वहां पे इसने इतनी ज्यादा कांग्रेस की मुखालफत की और मुखालफत में इसने कहा कि सोनिया गांधी मुझे कश्मीर की बिखारन लगती है और उसमें और कश्मीर की बिखारन में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। आज ये कैसे सोनिया गांधी की पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है? ये गिरगित नहीं है तो और क्या है? इसने कहा था कि राहुल गांधी में दम नहीं है कि वो देश को चला सकते। आज ये कैसे राहुल गांधी के साथ सोपोर में हाथ से हाथ मिला के बैठा हुआ था? ये गिरगित नहीं है तो और क्या है? मुझे बताए, मैं तभी बोल रहा हूँ ये धोखा इन्होंने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ किया। इसीलिए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी नाराज है, कांग्रेस का वर्कर भी नाराज है। निजामुद्दीन भट्ट को न नेशनल कॉन्फ्रेंस है न कांग्रेस, और जो उसका पुराना पीडीपी और पीसी का कैडर था वहां से भी एक भी वोट नहीं पड़ने वाला है और ये बड़े मार्जिन से हारेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको बता दूं अलायंस की समझ हमें भी नहीं आई। हम जो है खिते चिनाब से आते हैं और फ्रेंडली अलायंस ये हमें भी समझ नहीं आई। और पूरे जम्मू कश्मीर में अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है उठ रहे हैं। लोग जो है इस चीज को कहीं ना कहीं जो है परेशान कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि हम जो है इस अलायंस से हमें समझ नहीं आई। और पूरे कश्मीर की हमने बात की, हमने एनसी की बात की और सभी पॉलिटिशियन को लेकर जो है ये लोग परेशान हैं। और खासकर बांडीपोरा की अगर बात की जाए, जिस तरह से जुनेद साहब ने कहा कि जिस बंदे को टिकट मिला है ना तो वो एनसी का है और ना तो वो कांग्रेस का है, 6 महीनों में 6 पार्टीज बदल चुका है, ये इनका कहना है ना कि मेरा कहना है। और हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्होंने भी इस तरह के जो है वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। लेकिन आने वाला कल बताएगा जीत किसकी जोली में जाएगी और कौन जीत दर्ज करेगा। फिलहाल हम जो है बांडीपुरा में हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूं ही देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपनी मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।